आज का जो टॉपिक है, जो हमारा सेशन 2 है, ये हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का सेशन है और वीक 6 ही है एक्चुअली। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि व्हाट आर द मॉडल ऑफ द कंप्यूटिंग मशीन्स। क्लियर? अच्छा, ये इससे पहले जब मैं सी लैंग्वेज करवा रहा था तो मैंने आपको डायरेक्ट सी लैंग्वेज के स्टेप्स, प्रोग्राम के स्टेप्स बताना शुरू कर दिए थे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड नॉलेज भी रखना होगा, तो इस स्लाइड में मैंने वो चीज़ें डाल दी हैं। तो इंशाल्लाह ताला उसको हल्का सा टच अप करते हैं एंड देन आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी व्हाट आर द मॉडल ऑफ द कंप्यूटिंग मशीन, तो हम कह सकते हैं कि computing machine stores and manipulates the information which tells that how the control should be transferred among the different programs within the memory. ठीक है, यानी कंप्यूटिंग मशीन मैनिपुलेट करती है, एग्जीक्यूट करती है इंफॉर्मेशंस को, और ये देखती है कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के अंदर चेंज कैसे लेके आना है, जबकि सारे प्रोग्राम्स आपकी मेमोरी के अंदर एसोसिएट हुआ हुआ होता है। द बेसिक स्ट्रक्चर फर्स्टली प्रोवाइडेड बाय द वॉन्स न्यूमैन इन 1945, और उसने जो हमें बताया था, वो हमें बताया था कि कैसे एक डिस्क्रीट वेरिएबल स्टोर करता है होता है प्रोग्राम के अंदर, और किस तरीके से वो एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, लाइक एलन ट्यूरिंग ने 1936 में इसी से रिलेटेड बात की थी, एंड कॉनराड ज़्यूस ने 1936 में इसी से रिलेटेड बात की थी। यू कैन सर्च इट ओवर द इंटरनेट, आपको उसकी डिटेल्स मज़ीद मिल जाएंगे या आर्टिकल्स मिल जाएंगे। एक रिसर्च पेपर है जिसको आप फर्दर अपने स्टडी में ला सकते हैं, दैट इज़ इंट्रोड्यूस बाय द IEEE कंप्यूटर सोसाइटी, और अगर आप इस पब्लिकेशन को पढ़ें तो आपको आइडिया होगा कि कंप्यूटिंग मशीन के मॉडल्स किस तरीके से वर्कआउट करते हैं और किस तरीके से होते हैं। द नेक्स्ट बट वॉन न्यूमैन ने क्या स्ट्रक्चर दिया था? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज दैट वी हैव सम इनपुट डिवाइसेस, some output devices, and in between we have a CPU. CPU stands for the central processing unit, and every central processing unit is divided into two, that is arithmetic logic unit and the control unit. Control unit और arithmetic logic unit ये दोनों CPU के further divisions हैं, और CPU linked होता है आपके RAM से, that is random access memory, as well as the secondary storage memory. ठीक है, which is your hard disk drives. होता क्या बेटा, हम जब भी अपना प्रोग्राम लिखते हैं या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे कुछ ना कुछ डेटा के इनपुट्स होते हैं जो कि इनपुट डिवाइसेस से सीपीयू को मिलते हैं। सीपीयू रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो उसको एग्जीक्यूट करे, और अगर कोई कैलकुलेशन है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसको परफॉर्म करे, और अगर अदर प्रोसेसेस है जो कि सीपीयू से रिलेटेड है तो कंट्रोल यूनिट उसको मैनेज करता है, एंड आफ्टर दैट फिर जो भी स्पेसिफाइड आउटपुट है उसको डिस्प्ले करवा देता है। अगर कुछ वैल्यूज़ टेम्पररी स्टोर करनी होती हैं तो रैम को यूज़ करता है, और अगर उसे परमानेंटली सेव करना होता है लाइक आउटपुट वगैरह इन चीज़ों को, तो फिर सेकेंडरी स्टोरेज पे सेव करता है। क्लियर? ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो यहाँ पे मेंशन है, और ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि सीपीयू की, तो सीपीयू बेसिकली काम करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को फैच करने में, देन फैच करने के बाद उसे एग्जीक्यूट करने में, ठीक है, इन एग्जीक्यूट करने के बाद देन उसे परफॉर्म करने में। ठीक है, तो फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट है। तो फैच किया, फैच करके उसको डिकोड किया, ठीक है, एंड देन उसको एग्जीक्यूट करके उसे उसके रिजल्ट्स बना दिए। तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट। ओके, अब मशीन लेवल प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है,
कि मशीन देखती है कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस उसको पास हो रही हैं और हर इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप वो एग्जीक्यूट करती है. इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल, सपोज we are going to add two numbers and should display the results on the screen. तो इस केस के अंदर कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पास करेगा और उस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा कि वो लोड करेगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के लिए एक वैल्यू की लोकेशन को. फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन होगी जो कि सेकंड वैल्यू के लिए होगी. इंस्ट्रक्शन थर्ड क्या करेगा, प्रोसेस परफॉर्म करेगा इंस्ट्रक्शन वन इंस्ट्रक्शन टू के दरमियान. एंड देन इंस्ट्रक्शन फोर चेक करेगी कि जी ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो 10 से लेस है या नहीं. अच्छा, ये इसके अंदर एक क्राइटेरिया मैंने और ऐड किया हुआ है ऊपर, कंडीशनल क्राइटेरिया कि रिजल्ट 10 से लेस है कि नहीं, और अगर है तो 10 ऐड कर दें. क्लियर. तो तो इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन फोर जो है वो क्या टेस्ट करेगी, वो टेस्ट करेगी कि क्या आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो 10 से ग्रेटर आ रहे हैं कि नहीं. अगर आ रहे हैं तो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन सिक्स के ऊपर जंप कर जाए, यानी 5 को लेफ्ट कर दें. अदरवाइज अगर 10 से अदरवाइज क्या करें, आप उसमें 10 ऐड कर दें एंड देन इंस्ट्रक्शन सिक्स के ऊपर जाए. कि मशीन हर स्टेप को जो हम एल्गोरिथम में लिखते हैं, फ्लो चार्ट में बनाते हैं, उसको एज अ सेपरेट इंस्ट्रक्शन ट्रीट करती है. ओके. नाउ एक और अहम बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग के अंदर जितनी भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, दे ऑपरेट इन द फॉर्म ऑफ द बाइनरी नोटेशंस. ठीक है. तो तमाम इंस्ट्रक्शन 0 और 1 की फॉर्म्स में होती हैं. यहाँ तक कि जो हमारा डेटा होता है वो भी बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. और 8 बिट्स के रजिस्टर्स के ऊपर वो अरेंज हो जाता है. तो मशीन लेवल जितना भी काम है वो एक्चुअली बाइनरी लेवल के ऊपर है. आप देखें तो फॉर एग्जांपल अगर हम असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो राइट साइड पे हमारे पास सिंबॉलिक नेम्स हैं बाकायदा असेंबली लैंग्वेज में, दैट इज LD1 LD2 देन ऐड. तो ये हमारे पास सिंबॉलिक नेम्स हैं जो हर जो कि इंस्ट्रक्शंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. बट ऑन द लेफ्ट साइड अगर हम देखें तो हमारे पास सब कुछ बाइनरी फॉर्म में, विच इज़ नॉट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल. और हाई लेवल लैंग्वेजेस ऑलवेज सिंबॉलिक नेम्स के ऊपर काम करती है, जहाँ पे नेम्स की इंटरप्रिटेशंस को हम समझ सकते हैं, उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं कि वो क्या है बाय द हेल्प ऑफ देयर वर्ड्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस. ओके. ये भी इसी से रिलेटेड है, इसको आप देख लीजिएगा. ओके. जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज के अंदर भी एक concept होता है which is used to generate the results by that tool, कि कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके रिजल्ट्स या आउटपुट कैसे जनरेट करना है. तो जो हमारी प्रीवियस लैंग्वेजेस हैं उसमें हम इंटरप्रेटर्स होते थे. देन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लैंग्वेजेस आगे बढ़ती गई तो उसमें फिर कंपाइलर्स इंट्रोड्यूस हो गए. तो हमें ये पता होना चाहिए कि तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में. कंपाइलर को जब भी हम सोर्स कोड प्रोवाइड करते हैं, कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल टू रीड दैट कोड एज अ होल और उसे कम्प्लीटली रीड करने के बाद उसके मशीन कोड्स में कन्वर्ट कर लेता है. दैट मशीन कोड इज डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. और फिर वो इनपुट होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, and operating system is responsible to generate the output of that executable programs. ठीक है. और अब कंपाइलर्स यानी कि एज अ होल उस प्रोग्राम को रीड करते हैं. बट अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करते हैं. एंड इफ एनी लाइन एग्जीक्यूट्स एन एरर और गिव्स एन एरर तो वो वहीं पे एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देते हैं कि पहले आप उसे डीबग करके उस प्रोग्राम के एरर को रिमूव करें एंड देन प्रोग्राम विल कंटिन्यू फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट.
तो ये ज़्यादा स्लोअर होते हैं, ठीक है, बट कहना चाहिए कि ईजियर, इनकी डिबगिंग काफ़ी ईजी होती है। बट एज़ कम्पेयर टू कंपाइलेशन की तरफ अगर आ जाए तो उनकी डिबगिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, बट दे आर वेरी फास्ट टू कंपाइल, टू रन एनी कोड। ओके, ये हम क्लास में काफ़ी देर में डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ठीक है। बस इतना सा आपको बताऊंगा कि हाई लेवल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी प्रोग्रामिंग, तो हमारे पास दो टाइप से होती हैं। एक कहलाती है इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग एंड द सेकंड वन इज़ द डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग सीक्वेंस में अपने कमांड्स लिख रहे होते हैं, लाइक सी, GW बेसिक, जावा, C++, ठीक है। तो कुछ स्ट्रक्चर्ड भी है, कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, बट इम्पेरेटिव है। डिक्लेरेटिव क्या है? डिक्लेरेटिव ये है कि अगर आप कोई इन्फ्रेंसिंग करें, लाइक एक रूल से दूसरा रूल निकालें, या कोई मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करें, फंक्शनल प्रोग्रामिंग करें, तो ये डिक्लेरेटिव है। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए इज़ द फादर ऑफ बी, तो बी ए का क्या होगा? तो अगर आप कहते हैं सन, तो आपने ये रिलेशन तो नहीं बताया ना, बट ये रिलेशन खुद आया। इस तरह की स्टेटमेंट्स डिक्लेरेटिव होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट और द प्रीवियस रूल्स, दे आर गोइंग टू इन्फ्लुएंसिंग और इन्फ्लुएंस द अदर न्यू रूल्स, ठीक है। तो उनको हायर लेवल लैंग्वेजेस के अंदर डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग कहा जाता है। अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने AT&T बेल्स लेबॉर्ट्रीज के साथ 1970s के अंदर इन्वेंट किया था। एक्चुअली इसका काम तो पहले से चल रहा था, बट फाइनली एज अ टूल ये मार्केट में 1970s में इंट्रोड्यूस हुआ। और एक्चुअली इसको शुरू में स्पेसिफिकली यूनिक्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया था, बट फिर ये एज अ टूल, एज अ सेपरेट टूल भी इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। और 1990 में, 1999 में बाकायदा सी लैंग्वेज के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स इसके अंदर आंसी के थ्रू आंसी की बदौलत इसमें ऐड कर दिए गए, ठीक है। तो ये बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये हैश हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स था, stdio.h हमारी हेडर फाइल्स हैं, ठीक है। और जो इंटीजर मेन वॉइड से लेके जो नीचे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज तक है, ये हमारे पास प्रोग्राम है। कर्ली ब्रैकेट ओपन बताता है बिगिन ऑफ द प्रोग्राम, कर्ली ब्रैकेट क्लोज बताता है एंड ऑफ द प्रोग्राम, और इसके अंदर प्रिंट एफ और रिटर्न जीरो का स्टेटमेंट्स है, ओके। एक सिंपल प्रोग्राम है। तो लेट्स से अगर आप कहते हैं कि मैं ये सिंपल प्रोग्राम आप लोगों को चला के भी दिखाऊं, तो आई कैन रन इट फॉर यू। Yes, I have installed the dev C++, और होपफुली आप लोग भी इसको इंस्टॉल कर चुके होंगे। अगर आप लोगों के पास इसका इंस्टॉलर नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं गूगल क्लासरूम के अंदर से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके, सोर्स फाइल के अंदर आ गए, और सोर्स फाइल के अंदर आने के बाद सबसे पहले हमने कहा हैश इंक्लूड stdio, लेट्स सी कि ये कॉपी होता भी है कि नहीं। तो अगर ये कॉपी होता है तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा कि हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ा दें। जस्ट कॉपी किया एंड देन यहाँ करके, यस, दैट्स ग्रेट। तो हमारे पास ये कॉपी टेक्स्ट फॉर्म में है, तो मैंने जस्ट यहाँ से आके इसे एग्जीक्यूट किया एंड रन किया। एक सेकेंड, ठीक है। इसे सेव करवाना होगा सबसे पहले, तो मैंने कहते हैं जनाब फर्स्ट प्रोग्राम एंड देन सेव इट।
ठीक है गाइस, अब जनाब मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया. नाउ यू कैन सी कि आई हैव द रिजल्ट, द प्रोग्रामिंग इज द फन. ओके गाइस, तो हमारे पास ये रिजल्ट्स रन हो गए हैं और सक्सेसफुली रन हुए हैं जिस तरीके से हमारे पास जो है वो. ओके गाइस, तो वापस हम अपने स्लाइड की तरफ आते हैं और अगर आप देखें तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या है कि व्हाट इज़ द फॉर्मेट इन सी. यानी जब हम सी पे काम करते हैं देन वी हैव टू कंसिडर सम फॉर्मेटिंग रिलेटेड विद द सी. ठीक है, सबसे पहला कि जब भी आप कोई स्टेटमेंट ये कमांड लिख रहे होंगे दैट शुड बी एंड विद द सेमीकोलंस. ठीक है, विच डिफाइंस कि यहाँ पे आपका एक स्टेटमेंट ख़त्म हो गया है एंड नाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन दी अनदर स्टेटमेंट. ओके, लाइक you can see here in our previous code जो हमने लिखा है ये वो सेमीकोलंस हैं जो आपको कोड के आखिर में लाजमी लिखने होते हैं. और एक्चुअली ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ये बता ये रही हैं कि पहला स्टेटमेंट ऊपर वाला था और दूसरा स्टेटमेंट नीचे वाला है और ये दोनों स्टेटमेंट एंड हो रही हैं सेमीकोलन से. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज we have to write the proper indentations and spaces. बहुत सी जगहों पे ऐसा भी होता है बेटा कि हम एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं दे सकते. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सी जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. यानी मीन्स आप अगर इसके अंदर कोई भी कमांड कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में लिखेंगे या स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में लिखे देंगे तो देन इट विल जनरेट्स द एरर. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने डेटा टाइप है इंटीजर या लिखा हुआ, अगर आपने उसको कैपिटल में लिख दिया है तो वो अच्छे रिजल्ट जनरेट नहीं करेगा, यानी एरर देगा. बिकॉज क्योंकि इंटीजर जो भी टाइप है डेटा टाइप है हम उसको इस तरह से स्मॉल में लिखते हैं. ठीक है, हम उसको इस तरह से कैपिटल में नहीं लिखते हैं. ठीक है, जब भी हम स्ट्रिंग लिखेंगे हमें उस पर डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे. ठीक है, अगर हमें नई लाइन में जाना है तो हम \n लगाएंगे लाइक दिस. मैंने यहाँ पे देखें लगाया हुआ भी है. अच्छा, इसका इम्पैक्ट आपको पता है? लेट्स से मैंने इसके नीचे एक और लाइन लिखा एंड दैट इज दिस. मैंने यहाँ लिखा line 2. दिस इज दी line 2. ठीक है, और यहाँ से \n हटा दिया. अब आप देखें जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, पहले इसको स्टॉप कर देते हैं. तो मैंने स्टॉप किया, पहले मैंने इसे कंपाइल किया. दिस प्रोग्राम हैज़ बीन कंपाइल्ड एंड देन मैंने इसे रन किया. तो आप ये देखें कि \n की वजह से ये इसके बाद जो कुछ भी मैंने प्रिंट करवाया वो नेक्स्ट लाइन में चला गया. ठीक है, तो दिस इज दी फॉर्मेटिंग यूज्ड इन सी लैंग्वेज कि हम किस तरीके से इसको फॉर्मेट करते हैं. ठीक है, अच्छा इसको बेटा मैं प्रैक्टिकली इसलिए साथ साथ करके दिखा रहा हूँ ताकि फिर हमें अलग से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैब करने की ज़रूरत ना पड़े. मैं साथ साथ ही थ्योरी भी कवर अप करा दूँ और साथ ही उसको रन करके भी दिखा दूँ. ओके, जब भी हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और वो प्रोग्राम रन होता है तो दीज आर दी स्टेजेस. सबसे पहले आपके पास वो एडिटर होता है बेटा जिस पे आप उस प्रोग्राम को लिखते हैं. ठीक है, फिर वो प्रोग्राम किस फाइल में सेव होता है, वो प्रोग्राम एक्सटेंशन फाइल .c में या .cpp की एक्सटेंशन से सेव हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सोर्स कोड. ठीक है, फिर ये जो सोर्स कोड होता है बेटा ये कंपाइल होने के लिए जाता है किसके पास, कंपाइलर के पास. और कंपाइलर रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करे. अच्छा, व्हाट आर दी ऑब्जेक्ट कोड्स? इसकी एक्सटेंशन होती है .obj और ऑब्जेक्ट कोड्स वो कोड होते हैं जो कि डायरेक्टली
आपकी जो मशीन है या आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। फिर आप उन ऑब्जेक्ट कोड को, इसको हम लोग नेटिव कोड्स भी कहते हैं, फिर अच्छे ये हार्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको नेटिव कोड्स भी कहा जाता है। फिर इन ऑब्जेक्ट कोड्स को आप लिंकर पिक करता है और इसके साथ उसके अंदर जो जो कमांड्स लिखी होती हैं उससे रिलेटेड नेसेसरी लाइब्रेरीज को एग्जीक्यूट करके उनके रिजल्ट्स को बनाने की कोशिश करता है या जनरेट करता है, एंड देन एग्जीक्यूटेबल कोड फाइल बना देता है। वो एग्जीक्यूटेबल कोड फाइल डायरेक्ट एग्जीक्यूट होके रिजल्ट जनरेट करती है जो वापस यूज़र को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये एडिटर, कंपाइलर एंड लिंकर, दीज आर द पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। यानी आप जिस सी के अंदर बैठ के प्रोग्रामिंग करते हैं, एडिटर, कंपाइलर एंड लिंकर तीनों वहीं होते हैं। अच्छा, एडिटर चूँकि आपके सामने होता है, आपको दिख रहा होता है जिस पर आप प्रोग्रामिंग लिख रहे होते हैं, लेकिन कंपाइलर एंड लिंकर दीज आर दी बैक एंड प्रोसेसेस, ठीक है। वो उस एडिटर के बैक पे चल रहे होते हैं, वो फ्रंट के ऊपर नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद है डिबगिंग प्रोग्राम्स। अगर मुझे प्रोग्राम को डीबग करना है तो मैं कंपाइलर, जब प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है बेटा, तो मैं उसी वक्त यानी अगर कोई सिंटैक्स एरर है, मिसाल के तौर पे आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया, आपने प्रिंट के स्पेलिंग गलत लिख दिए, PRENT प्रिंट कर दिया, तो वो फिर सिंटैक्स एरर कहलाता है, ठीक है। वो एरर उसी वक्त ही जनरेट हो जाता है जब प्रोग्राम की कंपाइलेशन हो रही होती है, ठीक है, और कंपाइलर ही वो एरर रिफ्लेक्ट कर देता है एडिटर पे। लेकिन अगर उसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है और अगर उसके अंदर रिजल्टेंट एरर है, यानी उसका रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहा, तो फिर उसमें आने वाला एरर सिमांटिक एरर कहलाएगा। सिमांटिक एरर से मुराद है कि प्रोग्राम हैज़ नो फॉर्मेटेड एरर, प्रोग्राम हैज़ नो कमांड एरर, प्रोग्राम हैज़ नो स्टेटमेंट एरर, एवरीथिंग इज़ राइट, बट जब हमने एग्जीक्यूट किया तो हमने अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को हासिल नहीं किया। इट मीन्स दैट विल बी दी सिमेंटिक्स एरर, ठीक है। तो सिंटेक्स और सिमेंटिक एरर क्या है? जब आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपकी वर्डिंग प्रॉब्लम्स हैं, आपने किसी कमांड के वर्ड सही नहीं लिखे हुए, तो सिंटेक्स एरर है। सिमेंटिक एरर बताता है कि जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आपका जनरेट नहीं हो रहा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। The second program is, in the second program I am going to print the two statements at the same time. तो अगर मैं इसको रन करता हूँ बेटा, तो रन करने के बाद जब मैंने इसको चलाया, कॉपी एंड नाउ इसको मैं रोक देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने चलाया, पहले मैंने इसको कंपाइल किया, हमेशा याद रखिएगा पहले कंपाइल होगा एंड देन रन होगा, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास दोनों रिजल्ट्स, इस प्रोग्राम का रिजल्ट आ गया और दोनों इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स एग्जीक्यूट हो रही हैं और एग्जीक्यूट होने के बाद अपना रिजल्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रही हैं, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, ये कुछ मुझे नंबर दिए थे किसी गरीब मुस्तहिकीन को देने के लिए, तो ये इत्तफाक ऐसा मैंने लिख के छोड़ दी, अभी मुझे आगे देने किसी को। आप लोग भी देख लें, अगर कोई गरीब मुस्तहिकीन हो जो कोरोना के, तो उनको दे दीजिएगा आगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है डिफरेंट प्रोग्राम्स की। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सी लैंग्वेज के अंदर मल्टीपल लाइंस को डिस्प्ले करूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरीके से और सिचुएशंस हैं कि हमने जस्ट प्रिंट लिखा और प्रिंट में जाने के बाद हमने जस्ट कहा कि टेस्टिंग, और उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा डॉट डॉट करके बैकस्लैश n डाला और बैकस्लैश n डालने के बाद फिर हमने उसको डिफरेंट तरीके से, तो आप देखें कि मैंने कुछ डॉट के बाद बैकस्लैश n लगाया, फिर देन 1 प्रिंट किया, फिर बैकस्लैश n, फिर डिफरेंट डॉट्स हैं, फिर 2, फिर बैकस्लैश n, फिर डिफरेंट डॉट्स हैं, 3, फिर बैकस्लैश n।
तो इसका आउटपुट आप नीचे राइट साइड पे देख सकते हैं कि जब जब मैंने \n लगाया उस वक्त उतनी ही दफ़ा उसकी लाइंस ब्रेक हो गए, ठीक है, उतनी ही दफ़ा उसकी लाइन। तो इस प्रोग्राम को आप अपने पास चला के देखिएगा, रन करिएगा। नेक्स्ट हमने वेरिएबल्स के ऊपर भी बात कर ली है, ठीक है, और वेरिएबल्स को हमने इस तरह से यूज़ करके देखा हुआ है। तो ये प्रोग्राम भी हमने सिंपल एडिशन करके प्रिंट करवाया हुआ है, ठीक है, और ये आप लोग भी प्रिंट करवा के देखेंगे अपने पास कि ये किस तरीके से है, ठीक है। %d भी यूज़ हो सकता है, %i भी यूज़ हो सकता है। %i स्टैंड्स फॉर द इंटीजर, ठीक है, और %d भी उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो इंशाल्लाह इसको बस हम कवर अप कर लेते हैं, फिर आज के लिए इतना सेशन काफ़ी है, ठीक है। और इस प्रोग्राम को भी आप रन करके देखिएगा मल्टीपल वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने का। तो हम जस्ट कमेंट्स को कवर अप करते हैं एंड देन फिर लेक्चर को क्लोज करते हैं, ओके। कमेंट्स जो होते हैं बेटा, वो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि कंपाइलेशन में अपना रोल प्ले नहीं करते, ठीक है। कमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स which is used to write down some hints within the program। यानी मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के साथ कुछ हिंट्स लिखूँ, और वो हिंट्स किसी भी प्रोग्राम रीडर के लिए, जो भी मेरे प्रोग्राम को रीड कर रहा है, उसके लिए कुछ हिंट्स हो, ठीक है, उसके लिए कुछ डायरेक्शंस हो कि ये इस प्रोग्राम को क्यों किया, या मैंने इस लाइन ऑफ कोड को वहाँ क्यों लिखा, कब लिखा, किस डेट को लिखा, किसने उसको रिव्यू किया, ये तमाम चीज़ें मैं एज अ कमेंट वहाँ पे डाल सकता हूँ। जब भी किसी स्टेटमेंट को मैं एज अ कमेंट लिखूँगा तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आया अपने प्रोग्राम के ऊपर, इसका रिजल्ट मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है, मैंने इसको स्टॉप किया। जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है उसको कमेंट बनाने जा रहा हूँ लाइक दिस। और यू कैन सी कि जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है वो एज अ कमेंट ट्रीट कर रही है। मैंने फिर दोबारा इसको क्या किया, कंपाइल किया, एंड कंपाइल करने के बाद मैंने फिर इसको अगेन एग्जीक्यूट किया या रन किया। और यू कैन सी कि मेरे पास सिर्फ एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट चल रही है, और जो उससे ऊपर वाली स्टेटमेंट है वो भी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है। बस मैंने कंपाइलर को कह दिया कि जनाब वो वाली स्टेटमेंट का आउटपुट में कोई रोल या किरदार नहीं होगा, इसलिए आप उसको एग्जीक्यूट ना करें, उसको लीव कर दें, उसको छोड़ दें, और उसके बाद जो दूसरी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर दें। क्लियर? तो कमेंट का पर्पस ये भी होता है, प्लस इसके अलावा जो पर्पस होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि हम ऐसे हिंट्स डाल देते हैं, दिस इज द लॉजिक ऑफ एवरेज, ठीक है। डालते हैं जनाब, किसने लिखा, डेवलपर लेट्स से मोहम्मद तौसीफ। कब लिखा, dates like 23rd March 2020। Now you can see कि जब मैं इस कमेंट को, लिखे हुए कमेंट को बाकायदा एग्जीक्यूट करूँगा, मैंने पहले से कंपाइल किया, ये मैं बार बार अलग अलग इसलिए करता हूँ ताकि आपको याद रहे, और अदरवाइज आप डायरेक्टली F11 भी प्रेस कर सकते हैं लाइक दिस, कंपाइल एंड रन दोनों कर सकते हैं। तो मैंने कंपाइल एंड रन दोनों कर दिए, एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ जो कुछ मैंने हिंट्स, डेवलपर नेम या डेट लिखा, उसका आउटपुट में कोई रोल नहीं है, ठीक है, उसका आउटपुट में कोई किरदार नहीं है। तो ये हमारे पास कमेंट्स की मेन वर्किंग कहलाती है। अब थोड़ा सा वो जो हमने हिंट्स या चीज़ें लिखी हैं उसको देख लेते हैं। तो कमेंट्स की भी दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाता है इनलाइन कमेंट, जो कि // लगता है, जो मैंने आपको // लगता है, जो मैंने आपको बता दिया है, और दूसरा कहलाता है कमेंट ब्लॉक। कमेंट ब्लॉक क्या होता है बेटा, कि जब हम मेरे साथ मुझे एक से ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड को कमेंट को बनाना हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास
printf की बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास printf की बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यू कैन सी कि मेरे पास आउटपुट भी इतनी सारी printf की स्टेटमेंट का आ रहा है। सपोज मैंने इसमें से कुछ स्टेटमेंट को कमेंट बनाना है, तो मैं इस तरीके से कमेंट बना सकता हूँ, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स को मैंने कमेंट बना दिया और बाकी स्टेटमेंट्स को मैंने रहने दिया। तो नाउ यू कैन सी कि अब हमारे पास सिर्फ 5 दफ़ा ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ 5 टाइम्स ये लिखा हुआ आएगा। क्लियर? इसका मतलब है ये इन लाइन कमेंट था जो मैंने सिंगल लाइन में किया है। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ जी मैं इन सबको एक साथ कमेंट कर दूँ, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं अलग अलग लाइन के ऊपर बैक स्लैश लगाऊँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, कमेंट ब्लॉक बना दूंगा लाइक दिस एंड स्टैरिक, और यहाँ पे मेरा ख़त्म हो रहा है, इसके बाद मुझे कमेंट नहीं रखना, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो नाउ यू कैन सी दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ द कमेंट ब्लॉक एंड दिस इज़ द क्लोजिंग ऑफ द कमेंट ब्लॉक। और इसने क्या किया, एट द सेम टाइम इन तमाम लाइंस को कमेंट आउट कर दिया। क्लियर है? तो अगर मैं इसे चलाऊंगा तो इसका किसी किस्म का कोई आउटपुट नहीं आना चाहिए, ठीक है। वी हैव नो आउटपुट। अच्छा, अगर मैंने इसी कमेंट ब्लॉक को उठाया और उठाने के बाद इससे एक लाइन ऊपर डाल दिया, तो अब आप देखिए ये वाली लाइन एनेबल्ड हो गई। तो मतलब एटलीस्ट एक दफ़ा तो उसे प्रिंट करना ही होगा, ठीक है। कंपाइल एंड रन किया एंड नाउ वी हैव द सिंगल रिजल्ट्स। बाकी ऊपर की ये कमेंट ब्लॉक ने इन सबको एक साथ कमेंट कर दिया, तो हमें अलग अलग एक लाइन पे बैक स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है, इसने एक साथ पूरे कोड के ब्लॉक को कमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये वर्किंग होती है हमारे पास कमेंट की, और इस तरीके से कमेंट लगता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको लगा के दिखाई हैं। और देखिए हम ये स्टेप्स भी लिख सकते हैं कि ये डिक्लेरेशन वेरिएबल है, ये इनिशियलाइजेशन है, लेट से ये प्रोसेस है, ये आउटपुट है। तो इनका प्रोग्राम के आउटपुट में कोई रोल नहीं होता, ये सिर्फ हमारे समझाने के लिए या हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा जाता है, ठीक है गाइस। अच्छा, आज मैं इसको यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ इस लेक्चर को। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम दोबारा मुलाकात करेंगे। आई एम वेरी सॉरी फॉर द लेट लॉन्चिंग ऑफ दिस रिकॉर्डिंग और दिस ऑनलाइन सेशन। उसकी वजह ये है बेटा कि मेरे इंटरनेट के कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, तो मुझे जो है थोड़ा सा डिले करना पड़ा चीज़ों को, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट उससे तो जो आपकी क्लास के टाइमिंग्स होंगे उसी टाइम पे ही ये कोड और लेक्चर्स अपलोड होंगे। और अगर आप लोगों के कोई क्यूरीज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो यस यू कैन ईमेल मी एट m.tawsif@jannah.edu। और अगर आप चाहते हैं कि जी ईमेल से आप लोगों की क्यूरीज रिजॉल्व नहीं हो रही हैं, तो यस यू कैन कॉल मी ऑन व्हाट्सएप or as well as mobile phone. My WhatsApp and mobile phone is same, and my contact number is 0332476362. Again I am repeating, my contact number is 0332476362. I'll try my best to respond on your issues and problems, or असाइनमेंट्स में इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ ही पे गूगल क्लासरूम में ही अपलोड कर दूंगा। और प्लीज़ आप लोग उसकी जो डेडलाइंस है उसको फॉलो करें। थैंक यू गाइस, इंशाल्लाह वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास। और अल्लाह करे आप और आपकी फैमिलीज बखैरियत रहें बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ आवर द सिटी। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी फिर हम लोग जब ये मसला हल हो तो हम यूनिवर्सिटी के अंदर ही प्रॉपर तरीके से मुलाकात करें, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।